दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे साइंस का, जिसमें मोशन समझ रहे हैं। मोशन क्या होता है बोले तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time then object said to be in motion। ये तो गए डेफिनेशन। अब मोशन के भी क्लासिफिकेशन होता है। अच्छा, मोशन में हो सकता है रेस्ट में। इसका रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट। रुका हुआ है तब उसको बोलेंगे रेस्ट। मोशन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। मैं एक को डिफाइन कर देता हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। बात समझे? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल दूरी तय करता है इक्वल समय अंतराल में तो बोलेंगे कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। और इसके अपोजिट क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आप बताएंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ एनी प्लैनेट, सब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। रोटेशन ऑफ नीडल ऑफ द वॉच, घड़ी की सुइयां का भी मूव होना यूनिफॉर्म मोशन है। बाकी कार, बस, ये सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन के हिसाब से। फिर अपन समझते हैं लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन। ये देखो, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने दिया है, और आप फेमस है न्यूटन है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ आप ऐसा करें कि आगे आने वाले जनरेशन में आपका नाम है ना बुक वगैरह में आए, बिकॉज हम बहुत पुराने चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। कुछ आप भी करिए। न्यूटन्स का पहला नियम क्या है? लॉज के बारे में, मोशन के बारे में उन्होंने कुछ नियम दिया, इसी को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। तो पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने ये बोल दिया, अब देखो कुछ नया थोड़ी बोल रहा है, ये पुरानी बात को बस बता दिया, वही इंपॉर्टेंट हो गया। If an object in motion, it will continue in motion when until an opposing force applied on it। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, तो वो तब तक गति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग जाए। बात तो सही है ना? अगर मान लो कोई इधर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उधर की तरफ जाता रहेगा जब तक कि उस पर कोई ब्रेकिंग नहीं हो जाए, उस पर कोई रोके नहीं। तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसके दो नियम होते हैं। इसके ये होता क्यों है? दो नियम ने इसके होने का कारण क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होने का कारण क्या है? मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको मैं बता दिया हूं। इनर्शिया के कारण होता है। इनर्शिया समझते हैं क्या होता है? इनर्शिया जो होता है ये दो टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया of motion। अब देखो, inertia is the tendency of an object, it is a tendency of an object through which object tends to maintain its position or oppose the change। दोनों बात बोल सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तो inertia is the tendency of an object through which object tends to मेंटेन इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वो अपना पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करता है और चेंज का विरोध करता है, उसी क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब दो टाइप का होगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो रुका रहने की कोशिश करेगा, चाहे उस पर आप फोर्स, जैसे मान लो ये बोर्ड रुका हुआ, इसमें फोर्स लगाएंगे, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर मूव होगा। तो पहले ये विरोध कर रहा था ना,
तो ये मतलब हो गया इनर्शिया ऑफ रेट। उसी तरीके से मान लो अगर कोई कार रुका हुआ, आप धक्का लगाते हो चालू करने के लिए, तो फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि वो रुका हुआ था और वो अपना पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करता था इनिशियली, लेकिन आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तब जाकर वो क्या हुआ, मूव हो गया। उसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है मोशन में है तो उसको रोकने के लिए ब्रेकिंग जरूरत होता है, या फिर मान लो कोई एक्सीडेंट होता है तो कितना नुकसान करता है। वो नुकसान क्यों है? बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन में था, आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए। तो ये दोनों की बात आपका क्लियर है। इसके कारण ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, इसके कारण, बिकॉज ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज हैव एनी ऑब्जेक्ट, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे, जैसे मान लो आप चलती कार में कूदते हो तो आगे की तरफ मूव करना पड़ता है, दौड़ते रहना। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी मोशन में था, तो आप मोशन बनाए रखने की कोशिश करोगे कुछ समय तक। उसी तरीके से मान लो फैन को हम बंद कर लेते हैं, कुछ समय तक ये रोटेट होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये मोशन में था और रेस्ट में आने तक ये कुछ न कुछ मोशन में धीरे धीरे स्लो होगा, कोशिश क्या करेगा, लॉ ऑफ मोशन में बनाए रहने का। तो ये हो गया बहुत सारे है ना। कार के ऊपर कोई सामान रखते हैं तो उसको बांधना पड़ता है। क्यों बांधना पड़ता है? क्योंकि जैसे ही मोशन में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ी मोशन में जाएगा, ट्रक जाएगा, बस जाएगा, लेकिन सामान में थोड़ी गियर लगाएंगे, मशीन लगा हुआ नहीं। तो इसलिए उसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें बांधना पड़ता है कि ब्रेकिंग के दौरान और एक्सेलरेशन के दौरान क्या नहीं हो, वो स्लाइड नहीं हो, वो है ना गिर नहीं जाए, इसलिए। उसी तरीके से बाइक पर अगर बैठे हो, अगर आपने गाड़ी आगे बढ़ा दी है तो ये सब क्या होता है, पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट था ये, rate of change of momentum is directly proportional, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। इस बात को फिर से समझते हैं। देखो हमने क्या बोले, रेट का मतलब समय का हिसाब से आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम में चेंज जो होगा उस पे लगाए गए फोर्स के समानुपाती होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन में मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज कहने का मतलब होगा, मोमेंटम मतलब पी एम वी, है ना, ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितना फोर्स लगाया गया है, और उसी डायरेक्शन में चेंज होगा मोमेंटम में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब हो गया, अच्छा देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। कोई मान लो आप ट्रॉली को खींच रहे हो, ट्रॉली उतना ही स्पीड से चलेगा जितना आपने उस पर फोर्स लगाया, और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसको। ये सब सिंपल है। तो बस है प्रैक्टिकली, फिजिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू डेली लाइफ, एवरीवेयर फिजिक्स। बस समझने की जरूरत है कहाँ पे क्या चीज लग रहा है। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समझ गए होंगे। उसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है। ये कहता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया का विपरीत और समान प्रतिक्रिया होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस F2। मतलब अगर आपने इधर की तरफ फोर्स लगाए तो उतना ही उधर की तरफ भी फोर्स आपको लगेगा। डायरेक्शन चेंज होने के कारण माइनस लगा दिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 1 ही न्यूटन का फोर्स अपोजिट रिएक्शन भी देगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जो फर्श है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जो वेट है मेरा, तभी हम रुके हुए हैं, नहीं तो क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएंगे। उसी तरीके से मकान भी सेम धरती पर उतना ही फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और अर्थ भी उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, तभी क्या है, स्टेबल, अदरवाइज नॉन स्टेबल होगा। और इसके साथ ही एक चीज और आपको समझ लेना है, बैलेंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। मतलब क्या, अगर बैलेंस पे अगर बॉडी है उस पे 2-3 फोर्स लग रहा है, सपोज 2 फोर्स लग रहा है या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, द फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। 2-3 फोर्स लगने के बाद भी उसमें कोई मोशन पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा है, इट मींस फोर्स इज बैलेंस।
and just opposite if more than two forces applied on a body and body changes its position, then force is known as balance force. बात समझे? बैलेंस और अनबैलेंस। अब आप है ना खड़े हो या फिर आप जहां भी हो, आप देखो आपके कितना बैलेंस फोर्स है या नहीं है। जब हम चल पाते हैं मीन्स अनबैलेंस के कारण चल पाते हैं। मोशन होना इट मीन्स अनबैलेंस फोर्स है वहां पे, ठीक है। और रुके हुए ऑब्जेक्ट में बैलेंस फोर्स रहेगा, तभी वो स्टैटिक है, अदरवाइज मोशन में चला जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना बात बताए हैं आपको। अच्छा, मोमेंटम आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हूँ, कैसे डिफाइन करो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट देखो क्या होगा, मास का क्या केजी, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। In the next class I will continue for the equation of motion। और मैं बार बार ये टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, है ना। आप शेयर करना अगर आपको पसंद आए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना।